अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगाया, तो उनके आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने देते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश हो रही है। इंडिया इज एन इंटरेस्टिंग केस. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के अरबपति निवेशक और समाजसेवी जॉर्ज सोरोस के इस विवादित बयान पर भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। सोरोस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे भारत के खिलाफ साजिश करार दिया। आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। भारत सरकार ने जॉर्ज सोरोस के उस बयान पर भी कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अदानी समूह को लेकर विदेशी निवेशकों के सवालों का जवाब भी देना होगा। Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. आज देश की आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। जॉर्ज सोरोस के इस विवादित बयान से इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। जॉर्ज सोरोस के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा, दुनिया के किसी भी देश में नहीं है भारत के प्रधानमंत्री को झुकाने की हिम्मत, लेकिन बीजेपी देश के पीछे न छिपे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, पीएम से जुड़ा अदानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष व हमारी चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है।
हमारी नेहरूवादी विरासत ये सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। जाहिर है इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस जल्दी खत्म होगी, इसके आसार दिखाई नहीं देते। दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और इधर दिल्ली के मेयर चुनाव के मामले में आम आदमी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में ने पार्टी की 2 बड़ी मांगें मान ली है और निर्देश दिया है कि 24 घंटे के भीतर चुनाव की तारीख तय हो। कुछ इस अंदाज में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंह मीठा किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी मांग को सही ठहराते हुए आदेश दिया कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं करेंगे, ना मेयर के चुनाव में, ना डिप्टी मेयर, ना स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में। ये तीनों चुनाव भी एक साथ नहीं होंगे। पहले मेयर का चुनाव होगा, फिर मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कराएगी। एमसीडी 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करके बताए कि चुनाव कब होगा। सुनवाई की शुरुआत में ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने निराशा जताई, नाराजगी जताई और कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव नहीं हो पा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सीधे सीधे उनका इशारा ये था कि ऐसे मामलों में देश की सबसे बड़ी अदालत को दखल देने की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसे मामलों में राजनीति क्यों होती है, जबकि कानून पहले से ही स्पष्ट है। फैसले से खुश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। 2.5 महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि एलजी और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैर कानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की एक बहुत बड़ी जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के गाल पे एक तेज तमाचा मारा है पूरी तरह से, और उन्होंने बताया कि भारत के संविधान का पालन करो, भारत के संविधान के हिसाब से चलो। बीजेपी का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना था कि जल्द से जल्द दिल्ली में मेयर का चुनाव होना चाहिए। ये तो आम आदमी पार्टी है कि पिछले 3 सिटिंगों से मेयर का चुनाव वो होने नहीं दे रहे थे और मेयर के चुनाव के लिए ही उन्होंने कोर्ट में गए थे ताकि मेयर का चुनाव टल सके। दरअसल एमसीडी की बैठक में पीठासीन अधिकारी बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा ने मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार देने की घोषणा की थी और मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव साथ ही कराने का भी ऐलान किया था। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। दिल्ली में बीते 10 महीने से कोई मेयर नहीं है। एमसीडी चुनाव खत्म हुए भी 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, तब भी दिल्ली को उसकी नई मेयर नहीं मिल पाई है। उम्मीद करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इतने स्पष्ट और कड़े आदेश के बाद अब दिल्ली को उसकी मेयर मिलने में समस्या नहीं आएगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा और आशीष भार्गव के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले 2 लोग जुनैद और नासिर गायब हो गए। उनके जले हुए शव हरियाणा के भिवानी में जली हुई एक कार में मिले। परिवार का आरोप है कि अपहरण के बाद उनकी हत्या की गई है। राजस्थान पुलिस ने एक आरोपी रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया है। जलाते क्यों जलाते, किस लिए जलाते, क्या कर दिया उन्होंने, क्या कसूर था। 6 बच्चा जुनैद के हैं, 5-6 बच्चा उसका भाई के हैं। दोनों का परिवार वही पालता था और कोई चारा भी नहीं था। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर 14 तारीख को अपने गांव से बोलेरो गाड़ी से किसी जरूरी काम से निकले थे। 2 दिन बाद वो तो नहीं लौटे हैं, लौटी हैं तो उनकी जली हुई हड्डियां और राख जो परिवार वालों ने कपड़े में लपेट कर रखी हैं। जुनैद की जली हुई हड्डियों को देखकर जुनैद की पत्नी बेहोश हो गई। जुनैद के 6 बच्चे हैं। उनकी सबसे छोटी बेटी मात्र 5 महीने की है। परिवार का कहना है कि जुनैद और नासिर को बजरंग दल के मोनू मानेसर, रिंकू सैनी, श्रीकांत, लोकेश ने पहले किडनैप किया और फिर जिंदा जला दिया। टूट फूट कर लाया, उनके ज्यादा सीरियस हालात में
हमने नहीं लिया। मतलब पीट के आप कह रहे हैं जुनैद और नासिर को वो पुलिस वालों के पास लेके गए, हरियाणा पुलिस के पास लेके गए। हाँ जी, ठीक है। और हमने खंदा दिया यहाँ से, आप कितनी और देखो, या आप अपना थाना में रिपोर्ट करिए और जाके, यानी आप वापस भरतपुर जाइए और अपने थाने में रिपोर्ट करिए। जी, वापस जाइए। फिर वापस आए हम अपने थाना में, आके हमने रिपोर्ट प्रयास किया, रिपोर्ट करी। तो यही चाह रहा था हम पे, तो और क्या चाह रहा था। तो उसके बाद में वो दिन भी निकल गया, रात भी निकल गई, सुबह फिर हम वापस थाना पे गया। कोई भाई जांच मिली हमारा आदमी की, उनके भाई हम जांच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जांच कर रहे हैं और डोल रहे हैं। पुलिस वालों ने भी कहा हाँ ठीक है। अचानक से फ़ोन आया, जाहुल नाम का है, मेरा भतीजा लगता है, उसके पास कि मैं हसीन बोल रहा हूँ उनकी बता। लेकिन यार वो वहाँ से फ़ोन आया, कोई गाड़ी लुहारू पड़ती है कि कहाँ है, भिवाड़ी में वो लुहारू में आपकी गाड़ी जल चुकी, उसमें 2 डेड बॉडी भी है, वो भी जल चुकी, बिल्कुल राख कर दी है। बस उस टाइम का नाम सुना था, फिर तो आगे क्या कहते। राजस्थान पुलिस का कहना है कि जुनैद के ऊपर गौ तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं, तो हत्या के पीछे कथित गौरक्षकों के हाथ होने की संभावना सबसे प्रबल है। इन 2 मिसिंग एंड प्रोबेबली डिसीज्ड विक्टिम्स में से जो जुनैद है, उसके खिलाफ गौ तस्करी के 5 प्रकरण पहले दर्ज हो चुके हैं एंड संभव है कि उस शक में इन्हें किडनैप किया गया हो, इनके साथ कोई प्रकार की वारदात की गई हो। बट एज आई सेड, वो मैं कंफर्मेटरी एविडेंस एंड लिंकिंग एविडेंस के आधार पर बताऊंगा तो बेटर रहेगा। सर, आपने एफआईआर तो दर्ज की है, हमने एफआईआर पढ़ी भी है, आप रेलेवेंट सेक्शंस और ऐड करेंगे। क्या अब तक आप जिन आरोपियों को आपने मुकदमे में नामित किया है, क्या आपने उनकी गिरफ्तारी करी है अभी तक, या फिर अभी तक वो लोग भूमिगत हैं, अंडरग्राउंड हैं, उनको ढूंढ नहीं पाए आप लोग? नहीं, अभी वो भूमिगत हैं, उनके तलाश के लिए टीम्स ऑलरेडी लगी हुई हैं। वी हैव सम लीड्स ऑल्सो। इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा पुलिस का कहना है कि वो राजस्थान पुलिस का जांच में पूरा सहयोग कर रही है। उसमें आशंका ये है कि वो 2 आदमी, हो सकता है बोलेरो में आग लगी हो या जला के मारे हो, अभी कोई क्लियर नहीं है, पोस्टमार्टम होना है उनका, उसके बाद कोई क्लियर होगी बात। प्रथम जांच में तो अभी हमें बोलेरो के कुछ चेसिस नंबर मिले हैं, उनसे हम जांच कर रहे हैं। और हमारी जो एसपी साहब ने टीम लगाई हुई है सीआईए की और साइबर की तकनीकी जो अनुसंधान में सहायता लेनी है, वो टीमें हमारी लगी हुई हैं। हो सकता है जल्द ही हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। राजस्थान सरकार ने जुनैद और नासिर के परिवार वालों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा और दोनों परिवारों से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। 15 तारीख की सुबह नासिर और जुनैद को किडनैप किया जाता है और उन्हें पीटते हुए 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के भिवानी ले जाया जाता है। और सोचिए, इतना बड़ा जघन्य अपराध होता है, 200 किलोमीटर तक हरियाणा पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है, कोई सुगबुगाहट नहीं होती। तो कितनी बड़ी नाकामी है। लॉ एंड ऑर्डर किस कदर हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में बिगड़ चुका है। अगर हरियाणा और राजस्थान पुलिस सचेत होती तो आज जुनैद और नासिर यहाँ अपने गांव में अपने लोगों के बीच होते। अपने सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन, वेदांत और सुशील राठी के साथ भरतपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अक्सर पर्व त्योहारों में हमारी खुशियां भी हमारी सैलरी से जुड़ी होती है। महाशिवरात्रि का त्यौहार कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है, लेकिन इस साल वो ज़्यादातर मायूस हैं। इनमें से कई लोगों को पिछले 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आज 90 में मेरे को मेरे पिताजी की याद आ गई। ऐसा ही कुछ मंजर तब भी होगा जब हम लोग कश्मीर छोड़ के यहाँ आए थे। रहने के लिए घर नहीं थे, रास्तों पे हमने रातें गुजारी। आज 2023 है और मेरे माँ बाप को, जहाँ पे उन्होंने मेरा फ्यूचर इतना अच्छा किया, पढ़ाई इतनी अच्छी दी, और करंट डिस्पेंसेशन में मैं आज फिर इसी सड़क पे आ गया हूँ। खाली अपनी जान की सुरक्षा मांग रहा हूँ। उसकी एवज में पिछले 8 महीने से मेरा सैलरी रोक दिया गया, मेरे पर सप्रेशन के ऑर्डर डाले गए। ये
जो पीसफुल प्रोटेस्ट था ये खाली आप लोगों को, हम तो सोए नहीं लेकिन आप लोगों को जगाने के लिए कि आप लोग जागिए और हमारा कुछ निष्कर्ष निकालिए। धन्यवाद। ये इनका दर्द है, लेकिन क्या कोई सुन रहा है? छह बज रहे हैं। कश्मीर से पलायन करने के बाद हर महाशिवरात्रि को कश्मीरी पंडितों ने भगवान शिव से अपनी कश्मीर वापसी की दुआ मांगी, पर वो पूरी ही नहीं हो पा रही। उल्टा इस साल इनके हालात और ज्यादा खराब हो चले हैं। हमारी कश्मीरी पंडित की जो सस्टेनेंस की लड़ाई है, घर पर त्योहार मनाने के पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि पिछले 8 महीनों से सैलरी मिली ही नहीं। सैलरी का मसला हल करने की कोशिश की है। जम्मू के बीजेपी के अध्यक्ष का कहना है कि वो इस बात को लेकर कई बार जम्मू कश्मीर के एलजी से मुलाकात कर चुके हैं कि महाशिवरात्रि जो महापर्व है, महापर्व, उसका ये जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज की सैलरी का मसला हल हो। इन लोगों का कहना है कि दिल्ली के नेताओं के कारण ना उनकी और ना उनके लोकल नेताओं की सुनवाई हो रही है। हमारी जेबें तो खाली है शिवरात्रि पे, लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते हमारा काम था हमेशा दान करना। आज खाली जेबों के बाद भी हम ये आशीर्वाद देते हैं आपको, फलो फूलो और हैप्पी श्री राम। हालांकि जम्मू कश्मीर के प्रशासन का कहना है कि इन लोगों को कोई गुमराह कर रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने वापस घाटी जाकर ड्यूटी ज्वाइन कर ली उन सब की सैलरी दी जा रही है। यही नहीं, जल्द ही जो नाराज भी हैं, वो भी घाटी सुरक्षित से वापस जा पाएंगे। आपके रहने का इंतजाम सुरक्षित हो, आपके बच्चे, आपके परिवार सुरक्षित हो, ये हमारी चिंता में सर्वोच्च स्थान रखता है। जो भी आवश्यक होगा इसके लिए किया जाएगा। एक छोटी बात और जोड़ना चाहूंगा। अभी श्रीनगर में एक हाउसिंग कॉलोनी का शिलान्यास मैंने किया था। थोड़े दिनों में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। उसमें जो व्यवस्था है उसमें रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के लोग, रिटायर्ड सीएपीएफ के लोग 50% और 50% आप जैसे लोग उसमें प्लाट ले सकते हैं। मामला सिर्फ वेतन का नहीं है, कश्मीरी पंडितों के भरोसे और कश्मीर की बहाली का है। हालांकि केंद्र सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये लोग घर वापस जाने को तैयार नहीं हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ये लोग अब भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या इनकी जायज मांगों पर ध्यान देना जरूरी है या नहीं, ये सरकार को तय करना है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।